So how many total task type we have in task 1? 7. So map is one of them. और इसमें से कौन से 5 जो टास्क टाइप हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, जिस तरह से वो एक्सप्लेन किए जाते हैं? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल और कॉम्बिनेशन। कौन से 2 हैं जो अलग एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है? फ्लो चार्ट और मैप। तो मैप भी उनमें से एक है। इसकी आने की फ्रीक्वेंसी कम है कंपेयर टू बार ग्राफ, ज़्यादा आ जाता है, लाइन ग्राफ आते हैं, टेबल, पाई चार्ट ये काफ़ी आते हैं, बट इट डजंट मीन कि मैप नहीं आएगा उस दिन जिस दिन आप एग्जाम दोगे। दैट्स वाई वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और ये कोई बहुत मुश्किल और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक सेट ऑफ वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन का सेंस आपको पता होना चाहिए और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, अगर वो आप सीख लो तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। ठीक है, तो मैप आपके आइल्स पे 2 तरह के मैप आते हैं। इन दोनों पे एक एक वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर है जो आपको कोर्स एक्सेस मिला है। दोनों पे एक एक वीडियो है। और एक मैप होता है जिसमें 2 लोकेशंस को एक तरह से कंपेयर किया जाता है। वो लोकेशन किसी की भी हो सकती है, स्कूल की हो सकती है। उसमें बेसिकली क्या आपको एक जगह दे देते हैं कि एक स्कूल बनना है भाई, और एक प्रपोज लोकेशन स्कूल की ये है S1 और एक प्रपोज लोकेशन ये है S2। तो आपको उसे एक तरह से डिस्क्राइब करना है कि वो स्कूल अगर उन जगहों पे बनता है तो कहाँ से पास पड़ेगा, कहाँ से दूर पड़ेगा, क्या क्या फ़ायदे होंगे किसी एक लोकेशन के, उसके क्या नुकसान होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि स्कूल हो, वो सुपरमार्केट हो सकती है या वो थिएटर हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। दूसरा टाइप क्या है जिसमें चेंजेस ओवर ए पीरियड, किसी जगह में किसी वक्त के दौरान कोई बदलाव आए हो तो वहाँ आमतौर पे वो 2 टाइमिंग दे देते हैं कि ये कोई जगह है जो मान लो 90-70 में ऐसी थी और उसके 40 साल बाद 2010 में वो जगह ऐसी हो गई, और उसके अंदर क्या बदलाव हुए आपको एक तरह से उन्हें कंपेयर करना होता है। आमतौर पे ऐसी 2 जगहें 2 टाइम दे देते हैं। किसी किसी में इस हमारी जो बुक है उसमें आप 3 भी देखेंगे जिसमें एक नाउ भी आ जाता है। ठीक है ना, कि 1970 में ये जगह ऐसी थी, 2010 में ये ऐसी थी और नाउ अब ये ऐसी है। और ये तो तुम्हें ही पता होगा कि इट्स नेचुरल कि 20-30-40 साल में कुछ छोटे छोटे बदलाव या कई बार कुछ बड़े बड़े बदलाव किसी जगह पे आ जाते हैं। कहीं पे कोई पूरा एक जंगल एरिया या पेड़ों का एरिया था तो क्या पता वो कट के वहाँ पे इंडस्ट्री बन गई हो, या वहाँ पे कुछ स्कूल कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी बन गया हो, या कोई छोटा कॉलेज एक बड़ी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया हो। या अपने करनाल की अगर बात करें तो अब से 20 साल पहले यहाँ थिएटर हुआ करते थे, अशोका, रणधीर, इंद्र पैलेस, तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ तो तोड़ दिए गए हैं, कुछ वैसे अबेंडन पड़े हुए हैं और कुछ को तोड़ के मतलब वहाँ पे शॉपिंग मॉल वगैरह बन गए हैं। तो ऐसे से चेंजेस आते हैं आमतौर पे एक वक्त के दौरान। वही चीज़ें इन मैप्स में होंगी, बाकायदा वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दी होगी कि भाई यहाँ अगर ये स्कूल था तो वो थोड़ा बड़ा हो गया और वो यूनिवर्सिटी बन गया, या कोई पेड़ थे तो अब वो पेड़ नहीं है, वहाँ पे गोल्फ कोर्स बना दिया गया, या वहाँ पे कार पार्क बन गया, या इंडस्ट्री पहले थोड़ा एरिया कवर कर रही थी अब वो एक्सपैंड हो गई है, वो बड़ा एरिया कवर कर रही है। तो ये इस तरह से एक उसकी डिस्क्रिप्शन रहती है। समझ गए? तो आज जो अभी तुम लोगों को मैंने एक पढ़ने के लिए कहा था वो कौन से वाला है इसमें से? ये वाला। ठीक है ना, रियल एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज अलग तरह की हो जाती है, लैंग्वेज इन व्हाट सेंस, लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेगी, वोकैब यूसेज, और इसकी थोड़ी अलग होती है, पर हैं दोनों मैप की कैटेगरी में। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो, एक मैप से जुड़ा हुआ ऐसा आप क्या क्या करो, क्या क्या सीखो, और वो भी कम वक्त में, जो अगर रियल एग्जाम में आपको मैप आ जाए तो आपको आसानी हो। तो क्या क्या पता होना चाहिए, ये नोट करोगे आप? यू शुड नो कि आपको क्या पता होना चाहिए एक मैप में। सबसे पहले पैटर्न, कि हम इसे कैसे लिखेंगे। पैटर्न वही फॉलो करेंगे, इसमें हम 4
जो बॉडी पैरा होते हैं। इंट्रो में किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, जनरल ओवरव्यू में कोई मेन सा फीचर हम बता सकते हैं, कोई मेन सा चेंज हम बता सकते हैं, और मेन बॉडी 1 मेन बॉडी 2 में हम इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर लेंगे, आधी चीज़ें मेन बॉडी 1 में बता देंगे और आधी चीज़ें मेन बॉडी 2 में बता देंगे। पैटर्न यही रहेगा। दूसरा, वोकैब, मैप की अपनी एक वोकैबलरी होती है, अपना एक वोकैब सेट होता है, तो वो अगर आपको पता होगा तो आपको आसानी होगी मैप लिखने में। जिस हिसाब से मैं बताता हूँ ना आपको, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ में वो इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्लाइन, डिक्लाइन, गो डाउन, जैसे वो वोकैबलरी आपकी हेल्प करती है। रिकॉर्डेड, विटनेस, नोटिस, ऑब्जर्व्ड, ऐसे ही मैप में भी कुछ वोकैब होती है जो कॉमनली रिपीट होती है, वो आपको एक बार सीखनी है, एक ही बार सीखनी है और वो बार बार आपके काम आ सकती है। तीसरा, जैसे फ्लो चार्ट में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही मैप में भी एक्टिव पैसिव काफी काम आते हैं। देखो एक्टिव तो चलता ही है, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर मैप में अच्छे खासे यूज हो जाते हैं, खास तौर पे जो चेंजेस वाला है, ठीक है ना, उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। द स्कूल वाज कन्वर्टेड इनटू अ यूनिवर्सिटी, द स्कूल हैड बीन कन्वर्टेड इन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ काट दिए गए, एंड नाउ अ कार पार हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और डेवलप्ड ओवर देयर। तो इस तरह से बार बार उसमें पैसिव स्ट्रक्चर यूज होते हैं मैप में, तो आपको वो पता होना चाहिए। ओके, फिर एक चीज और जो बड़ी जरूरी है वो है डायरेक्शंस। अब बात जब मैप की चल रही है तो बिना डायरेक्शन के कैसे काम चलेगा, ठीक है ना, तो ये कॉमनली आपको पता होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। और 5 नंबर, हालांकि ये वोकैब में आता है बट अलग से थोड़े से प्रेपोजिशंस। मैप में कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन होते हैं जो मैप में ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो वो एक बार हम उस पर चर्चा कर लेंगे, उसको सीख लेंगे, ठीक है। Is it done? You should know these 5 things if you want to write or if you want to draft a good report based on map. सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं भाई। पता होगा आपको कि यहां क्या होगा, नॉर्थ, उसके बिल्कुल अपोजिट साउथ, और इधर ईस्ट, और इधर वेस्ट। तो इंडिया का मैप आप जानते ही होंगे, इंडिया में हम नॉर्थ इंडियंस हैं, वी आर इन हरियाणा पंजाब एरिया। देन देयर साउथ इंडिया, जो नीचे तेलुगु तमिल मूवीज हम देखते हैं, साउथ इंडियन मूवीज या साउथ इंडियन फूड, मसाला डोसा, इडली, वड़ा हम खाते हैं। ईस्ट पश्चिम बंगाल, जहाँ कोलकाता है, बंगाली भाषा का इस्तेमाल होता है। और वेस्ट हमारा जो राजस्थान गुजरात का जो एरिया है, दैट इज वेस्ट। ये क्लियर है। अब जरूरी थोड़ी है कि एग्जैक्ट कोई चीज एग्जैक्ट नॉर्थ में होगी या साउथ में होगी, फिर ये भी होते हैं आपके, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट। इसको नॉर्थ से शुरू करेंगे और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसको बोलते ही साउथ ईस्ट है, ना कि ईस्ट साउथ, वो एक फ्लो होता है। ऐसे ही ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक, जब तुम्हें लगे थोड़ा सा कोने पे है या कॉर्नर में है, तो तुम उसके लिए डायरेक्शन के लिए ये टर्म यूज कर सकते हो, इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है ना। रीजन वो कैब में अब मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से टर्म आपके यूज होंगे। ये क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा वोकैबलरी की बात करते हैं। चलो कोशिश करते हैं वो सारी वोकैब एक यहाँ पे कलेक्ट करने की जो पॉसिबली मैप में यूज हो सकती हैं। अभी जैसे मेरे जुबान से निकला था रीजन, और क्या वर्ड हो सकता है, एरिया, प्लेस, पार्ट, इन द नदर्न पार्ट ऑफ द सिटी, इन द नदर्न रीजन ऑफ द सिटी। अच्छा, ये चीज नॉर्थ को आप नदन, दर्न नहीं बोलते, इसको नदन बोल देते हैं बोलने में, हालांकि यहाँ पे बोलना नहीं है, तुम्हें लिखना है। तो अगर नॉर्थ से नदन बनता है तो साउथ से सदर्न, वेस्ट से वेस्टर्न और ईस्ट से
ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ, नदन एरिया, नदन रीजन, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। और लोकेट, सिचुएट, fall, lie. The school is located in the mid of the city. The school is situated in the mid of the city. The school falls exactly in the northern region. The school lies in the northern region. तो ये सारे टर्म मतलब डायरेक्शन या मैप के उसमें काफी इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है ये? और एक नॉर्मल तो तरीका होता है द स्कूल इज इन नदर्न रीजन, तो उसके लिए अलग से तो क्या वोकैबुलरी बताएं, इज लिख के कि स्कूल नॉर्थ एरिया में है सिटी के। ये क्लियर है? ठीक है। फिर कई बार होता है कुछ रेलवे ट्रैक होते हैं बीच में, या कुछ रिवर होती हैं, या कुछ मेन रोड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं किन्हीं दो रीजन्स को, कनेक्ट द नदर्न रीजन टू द सदर्न रीजन ऑफ द सिटी को। रोड मतलब दोनों को जोड़ता है आपस में, ठीक है। या किसी को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं किसी चीज को बीच में से, ठीक है ना। और क्या वर्ड होते हैं, क्रॉस रोड, चौराहे को बोलते हैं क्रॉस रोड। अच्छा फिर नहीं, प्रेपोजिशन में अलग से, ये प्रेपोजिशन बोल रहे हो तुम, आएंगे ये सारे, उसका अलग से एक मैं कलेक्शन आपको करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये तो वर्ब है जो बता रहा हूँ, ये दोनों वर्ब हैं, ये आपका नाउन है, ये वर्ब है आपके, ठीक है। एक टर्म होते हैं इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पर, और एक वर्ड होता है प्रोक्सिमिटी। ये वर्ड आया था हमारे एक दिन रीडिंग में, समीपता, नजदीकी, ठीक है ना। फिर एक वर्ड होता है आउटस्कर्ट एरिया, थोड़ा सा बाहर वाली एरिया, एक शहर के थोड़ा बाहर के इलाके। फिर कंट्री साइड तो जानते हो, तो वो क्या हो सकते हैं, रूरल, कंट्री साइड एरिया या रूरल। अच्छा फिर सिटी एरिया को क्या बोल देंगे, अर्बन, ठीक है। फिर और क्या टर्म हो सकते हैं, what more can you think of? हाँ, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत यूज होता है, एक्सेस, और इसी से ही एक्सेसिबिलिटी, पहुंच, so that people can easily access. The accessibility is difficult, accessibility is easy because of the railway track or because of the main road, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, इनमें से काफी टर्म कॉमनली यूज हो जाते हैं, और भी होंगे वर्ड्स, फिलहाल हमने इन पे थोड़ी सी बात कर ली। अब आते हैं मेन जो सबसे जरूरी होते हैं, प्रेपोजिशन। थोड़ा प्रेपोजिशन लिखते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे, और उनके तुम्हें मतलब भी पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ तो देखो सीधे सीधे से तो है ही, इन, एट, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, ठीक है ना। इट लाइज इन द नदर्न रीजन, एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। द मेन रोड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और द सिटी डेवलप्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके। तो इस तरह से टुवर्ड्स की तरफ के सेंस में यूज होता है। अब कुछ और बेहतर वाले करते हैं। बिसाइड का मतलब समझते हो, बिल्कुल साथ वाला। रीनू इज सिटिंग बिसाइड यशप्रीत, एंड यू ऑल आर सिटिंग बिसाइड द वॉल, आप उसके साथ में बैठे हैं। इसी का दूसरा होता है नेक्स्ट टू, यू ऑल आर सिटिंग नेक्स्ट टू द वॉल, रीनू इज सिटिंग नेक्स्ट टू द यशप्रीत। नेक्स्ट टू यानी कि उसके बगल में या उसके
बिल्कुल आगे। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं नेक्स्ट टू, यानी कि यहां से नेक्स्ट। ओके, अक्रॉस क्या होता है भाई? के पार, अक्रॉस द रोड, बीच में रोड है, अक्रॉस द रोड। फिर आपके इन फ्रंट ऑफ, और इसी के लिए हो जाता है अपोजिट टू, के सामने, अपोजिट उसके बिल्कुल आमने सामने, और पीछे के लिए बिहाइंड। ठीक है, फिर नियर भी तो यूज हो सकता है, नियर द रेलवे स्टेशन, मोस्ट डेवलपमेंट अकर्ड नियर द रेलवे स्टेशन। ज्यादातर विकास कहाँ पे हुआ? रेलवे स्टेशन के आसपास हुआ। और ज्यादातर विकास मेन रोड के साइडों में हुआ, यानी कि बिसाइड द मेन रोड। किसी के सामने है अलोंग वर्ड, हाँ अलोंग यानी कि किनारा एक तरह से, उसके साथ साथ अलोंग। और एनी अदर वर्ड पॉसिबली यहां से निकाल पाए? ये थोड़ा अलग है, इज सराउंडेड बाय, यानी कि उससे घिरा होना, इज सराउंडेड बाय ट्री। चलो इतना काफी। देखो तुम्हें 160-170 शब्दों में रिपोर्ट लिखनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही रिपोर्ट में सारे यूज हो जाएंगे, होने को इनमें से मेजॉरिटी यूज भी हो सकते हैं और कुछ और भी होंगे, एक दो यूज हो जाएंगे, बट चलेगा सारा सिस्टम इसी से। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे किचन में वो कौन से ऐसे चीजें हैं जिनका यूज होना ही होना है, ये चीज मैटर नहीं करती कि बना क्या रही है। गेटिंग है ना? देखो वी नीड फायर, आग चाहिए भाई, क्या बना रहे हैं मैटर नहीं करता, आग चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट पेपर, ये चीजें चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे ही मैप, क्या मैप आएगा, किस जगह का आएगा, लोकेशन वाला आएगा या चेंजेस वाला आएगा, तो ये मैटर नहीं करता। लेकिन ये वाले टर्म, ये वाले प्रेपोजिशन, इस तरह की चीजें, डायरेक्शन यूज होंगी ही होंगी। ठीक है, अब सेंटेंस फॉर्मेशन तो क्या यूज होने वाली है वो तो बात की बात है, कम से कम हमें पता तो हो कि चीजें क्या है जो उसके अंदर इस्तेमाल होनी है। ये क्लियर है यहां तक? चलो अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैप की भी ले लेते हैं। आमतौर पे मान लो ऐसे मैप आ जाता है, कई बार वो आसपास के गांव दिखा देते हैं विद पॉपुलेशन और विद डिस्टेंस। ठीक है ना? मान लो यहाँ पे दिखा दिया विलेज 1 और बता दिया कि यहाँ 5000 लोग हैं। ठीक है, और ये 7 किलोमीटर है, तो ऐसे ही एक यहाँ दिखा दिया कि यहाँ कोई विलेज 2 है, ये 3 किलोमीटर है और यहाँ 2000 लोग हैं, तो ऐसे दिखा देते कई बार। पर जो मेन शहर होता है उसमें बता देते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री है, ये आपका रेलवे ट्रैक है, ये मेन रोड है। ठीक है ना? तो इस तरीके की चीजें भी आपको मेंशन हो। कोई रिवर जा रही होगी वो भी बीच में दिखा देंगे, कलर में होती तो वो रिवर एक तरह थोड़ा ब्लू एरिया बना देते हैं, और अगर कोई ग्रीन एरिया दिखाना है वहाँ पे सारा ग्रीनरी दिखा देते हैं। इंडस्ट्री है, थोड़ा सा इंडस्ट्री दिखा देते हैं, आमतौर पे जो डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, तो एक जगह एक शहर में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं? रेजिडेंस, तो ये टर्म कॉमनली यूज होगा, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ लोग रहेंगे। दूसरा क्या होगा फिर? कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ऑफिसेज होंगे या इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्रीज होंगी। ठीक है ना? और क्या होगा? कोई ग्रीन कवर भी होगा, कोई ग्रीन लैंड भी होगा, कहीं पे थोड़े वो पेड़ वगैरह भी होंगे शहर में। ठीक है ना? और कहीं पे कोई स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी होगी, कहीं सुपरमार्केट होगी, कहीं पे रेस्टोरेंट होंगे, कहीं पे और क्या हो सकता है, कोई क्लब या सिनेमा। ठीक है, तो आमतौर पे इन मैप्स में भी वो जनरल ही चीजें मेंशन करेंगे। कोई क्या पता अलग से कोई थिएटर लिखा हो या आर्ट गैलरी का मेंशन हो जाए या कोई कैफे टर्म कहीं कुछ, बट कॉमनली रेजिडेंसेस, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मेन रोड, रेलवे ट्रैक, रिवर
गोल्फ कोर्स, कार पार्क, मतलब यही वर्ड्स होते हैं। डन, क्लियर है? तो आज हमारे सामने कौन सा मैप है? Okay, now you can have a look at the map we are supposed to do today. What is the name of the city or name of the place? क्या है? गार्ल्सडन। उनके देखो, जो ये इंडियन टर्म्स नहीं है, बाहर जो एरियाज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ठीक है ना। हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके के होते हैं, गोगड़ीपुर, हंस क्यों रहे हो मतलब, ठीक है ना, बाबरपुर, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, ठीक है। तो उनके इंग्लिश टर्म्स होते हैं, हमारे अपने टर्म्स होते हैं। ओके, तो वहाँ जो विलेजेस हैं वो भी देखो, हिंडन, ब्रेंटसन, क्रेंसडन। तो ये एक तरह से विलेजेस जो कनेक्ट, जो उस सिटी पे डिपेंड करते हैं, उस कस्बे पे डिपेंड करते हैं। और ये यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई अलग सिस्टम है, यहाँ अलग सिस्टम है। ये हो गया एक मेन सिटी, फिर इसको कुछ कस्बे लगते हैं, जैसे घरोंडा हो गया, संध हो गया, फिर आसपास के कुछ गांव होंगे जो घरोंडा में डिपेंड करेंगे, या जो इंद्री आके मेन अपनी शॉपिंग या स्कूली जो शिक्षा है वहाँ रिसीव करेंगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ें फिर वही वो बड़े शहर में आके होंगी। तो यहाँ इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए साइड में इन्होंने बताई हैं चीज़ें, क्या है? कंट्री साइड, यानी कि जो चारों तरफ एक वाइट लैंड आप देख रहे हो, वाइट पार्ट, वो सारा क्या है? कंट्री साइड। और आमतौर पे ये कॉमनली जो बाहर का थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया है वो कंट्री साइड होता है। चाहे तुम अपना ही शहर लेके चलो, मेन शहर होगा, जैसे जैसे उस शहर से बाहर निकलते जाओगे खेत शुरू हो जाते हैं, फिर आपका जो खेत का एरिया यानी कि वो कंट्री साइड एरिया है, फिर थोड़े थोड़े गाँव आने शुरू हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद है टाउन सेंटर, यानी कि जो बीच में वाइट पार्ट है दैट इज टाउन सेंटर। ये भी एक टर्म है, जो एक हार्ट होता है टाउन का, जो बीच में जहाँ मेन चीजें होती हैं। हमारे करनाल में भी है, जो हमारा आपका कुंजपुरा रोड और जो करंट मार्केट है, सो दैट इज काइंड ऑफ टाउन सेंटर ऑफ करनाल, जहाँ सबसे ज्यादा जो कमर्शियल चीजें हैं। इस वक्त भी तुम एक तरह से यहाँ टाउन सेंटर में ही हो। फिर चीजें आई, अच्छा, टाउन सेंटर की खासियत ये है कि वो नो ट्रैफिक जोन है, यानी कि उसके अंदर ट्रैफिक एंटर नहीं करेगा। सारा जो गाड़ी पार्किंग वगैरह होगी वो बाहर होंगी, आप वॉक कर सकते हो वहाँ पे, गाड़ियाँ अंदर नहीं जाएगी, वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है फिर हाउसिंग और इंडस्ट्री। अब तुम लोग यहाँ देख नहीं पा रहे इस पिक्चर में कि ये हाउसिंग और इंडस्ट्री कहाँ है। ओके, इसमें थोड़ा क्लियर हो रहा है, ऊपर थोड़ा सा और नीचे, यानी कि ये जो आपका इंडस्ट्री वाला एरिया है, ये कह रहे हैं यहाँ पे हाउसिंग है और थोड़ी सी हाउसिंग यहाँ पे है, और बीच में सारा वो इंडस्ट्री है। क्लियर? हाँ, मैं भी वही बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर का ये एरिया और थोड़ा इसके नीचे का एरिया, ये दो आपके हाउसिंग एरिया हैं, और बाकी के जितना ब्लैक पोर्शन है दैट इज इंडस्ट्री। फिर आपके जो एरोज वाले जो लाइंस हैं, यानी कि वो आपके मेन रोड्स हैं जो सिटीज की तरफ निकल जाते हैं, और जो बिना एरो वाली लाइन है वो आपकी रेलवे लाइन है, वो आपका रेलवे ट्रैक है। ये क्लियर है? अब इसमें करना क्या है, ये दो लोकेशन इसमें मेंशन है। बनाना क्या है? द मैप बिलो इज ऑफ द टाउन ऑफ गार्ल्सडन। गार्ल्सडन शहर का ये एक मैप है। अ न्यू सुपरमार्केट की यहाँ बात है, इज प्लान्ड फॉर द टाउन। उस शहर के लिए एक नई सुपरमार्केट की प्लानिंग है, एक प्रोविजन, एक प्रावधान है। द मैप शोज 2 पॉसिबल साइट्स फॉर द सुपरमार्केट। 2 पॉसिबल साइट्स, इसके लिए मैं और भी वर्ड आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे वो 2 साइट आप देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में है जो कि एक नो ट्रैफिक जोन है, और एक कंट्री साइड एरिया में है। और कौन से रीजन में? नॉर्थ वेस्ट रीजन में, एक बीच में उसके कॉर्नर में ये चीज आ रही है। तो आपको फिर इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग कोई मैप एक्सपर्ट नहीं है, मैप स्कॉलर नहीं है, आप लोग इस चीज के विद्वान नहीं हैं। यू आर नॉर्मल स्टूडेंट्स। ग्रामर थोड़ी ठीक रहे, वोकैबुलरी ठीक से प्लेस करनी है, उनका जो क्राइटेरिया होता है 150 वर्ड
वो मीट करना है। जो मोटी मोटी सी बातें दिखाई दे रही हैं, जो समझ में आने लायक चीज़ है, जनरल चीज़ें हैं, वो मेंशन करनी है। बस दिस इज योर जॉब, ओके। और उतने के लिए ही हमें काम करना है, राइट। अंदर हम क्या लिख रहे हैं वो एक बात की बात। अगर मुझे तुमसे पूछना हो कि इन दोनों लोकेशन को, सुपरमार्केट में कौन आएगा बेसिकली, किसके लिए होती है सुपरमार्केट? लोगों के लिए है। लोगों ने आना है अपनी जरूरत की चीजें वहां पे खरीदने, लोगों ने ट्रैवल करना है, ठीक है ना। लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? हाउसिंग एरिया और जो 3 गांव लगते हैं उसको, जितने जितने भी किलोमीटर पे हैं वहां की पॉपुलेशन मेंशन है ना। हिंडन की पॉपुलेशन जो 12 किलोमीटर पे है 10,000, ब्रेंसडन की पॉपुलेशन जो 16 किलोमीटर पे है 15,000, और क्रेंसडन की पॉपुलेशन जो 25 किलोमीटर पे है 29,000। तो इसकी खुद की पॉपुलेशन कितनी है? 65,000। एक टोटल करोगे तो टोटल कितनी पॉपुलेशन हो गई? कितनी पॉपुलेशन को सर्व करेगा वो सुपरमार्केट? कितना? अरे वो तो खुद गार्लस्टन की अपनी पॉपुलेशन भी तो है, उसमें ऐड करो ना उसको। तो कितनी पॉपुलेशन को सर्व करेगा? ठीक है, समझ गए? तो हमें उनके लिहाज से इसको लिखना है कि वहां पे अगर ये पॉपुलेशन वहां पे आती है, इन दोनों लोकेशन पे आती है, तो किसको कहाँ आने में ईज होगी, कहाँ आने में मुश्किल आएगी, कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे, रेलवे कहाँ रन करती है, ट्रांसपोर्ट मीडियम्स की बात होगी और पार्किंग की भी बात होगी, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हम लेके चलेंगे। स्कूल होता तो थोड़ा अलग एस्पेक्ट से सोचते, ठीक है। वहाँ बच्चों ने आना है, वहाँ शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्लासेस लगनी है, ओके। तो वो थोड़ा अलग फैक्टर से, यहाँ पूरी फैमिली लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। हॉस्पिटल होता तो भी थोड़ा सा फैक्टर आ जाता, ऑब्वियसली शोर वाले एरिया में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। लिखना शुरू करें। तो जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा बहुत सारी वोकैबुलरी उससे भी आपकी क्लियर होगी, बट मेन सेंटेंस फॉर्मेशन, मेन कैसे मैं चूज कर रहा हूं क्या लिखना है और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बना रहा हूं वो आपने सीखनी है, ठीक है। तो आप लोग लिखना शुरू करें। हाँ जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन? रिपोर्ट को कौन पढ़ता है? रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है? रिपोर्ट लिखी जाती है ताकि कोई पढ़े। कहां पे आती है रिपोर्ट्स? न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, वहां रिपोर्ट आती है। तो तुम्हें जो ये रिपोर्ट लिखनी है, ये रिपोर्ट किसी को पढ़नी है, तो जिसको पढ़नी है उसको इंट्रो पढ़ के पता लग जाए कि पूरी रिपोर्ट किस बारे में है, पूरी रिपोर्ट में क्या जानकारी है, तो वही हमें लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। द गिवन मैप shows the two potential side. हाँ जी, पोटेंशियल यानी कि दमदार, जो उन्हें लगी कि यहाँ पे इन जगहों पे आपका सुपरमार्केट बन सकती है। टू पॉसिबल साइट्स, टू पोटेंशियल साइट्स, टू साइट्स इन प्रोविजन, ठीक है ना। तो अलग अलग टर्म यूज सकते हैं। अच्छा, कौन इन साइट्स को कौन चुनता है? सिटी प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी ऑफिशियल्स, ठीक है ना। तो ये 2-3 वर्ड होते हैं, प्लानर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। किस लिए? फॉर बिल्डिंग, क्या निर्माण करना है? फॉर बिल्डिंग ए सुपरमार्केट। कहां पे? इन गार्लस्टन सिटी। किस लिए? टू सर्व, अब इंट्रो में थोड़ा सा पॉपुलेशन का मेंशन कर देते हैं, टू सर्व इट्स 65,000 इनहैबिटेंट्स। क्या मतलब होता है इनहैबिटेंट्स का? यानी कि वहां के निवासी। एंड
अराउंड 55,000 residents in nearby villages। लो भाई, यह हो गया आपका इंट्रोडक्शन। कुछ भी गलत मत लिखो, वो है हमारी मेन प्राथमिकता। गिवन मैप शोज दर्शाता है द 2 पोटेंशियल साइट्स फॉर बिल्डिंग a supermarket in Garsden city to serve its 65,000 inhabitants and around 55,000 residents in nearby villages। Simple and correct। Done। अब क्या लिखना है? जनरल ओवरव्यू। अब तुम सोचोगे कि इसमें जनरल ओवरव्यू कैसे लिखें, इसमें तो चेंजेस तो नहीं हो रहे क्योंकि टाइम पीरियड नहीं है, कोई चेंज तो कहीं हो नहीं रहा। तो यहां क्या लिखें? यहां एक नजरिया आप मेंशन कर सकते हो कि कौन सी लोकेशन किस मामले में दूसरी लोकेशन से थोड़ा पॉजिटिव पड़ती है या थोड़ा बेहतर प्रतीत होती है। देखो ये टर्म, एक तो दावा है, एक है कि ऐसा है, इट सीम्स जो टर्म होता है आपका, ये लाइकली टू, यहां पे वो सेंस यूज सकती है कि उनके लिए यहां आसान आने जाने में आसानी हो सकती है, होगी, उस सेंस में यूज हो आप कर सकते हो। अब देखो ओवरऑल S2, अब उन्होंने वहां खुद ये चीज लिखी हुई है मैप में, S2 यानी कि साइड 2 सीम्स कंपैरेटिवली, ऐसे से टर्म से बैंड स्कोर थोड़ा पुश होता है, कंपैरेटिवली बेटर लोकेशन, कंपैरेटिवली बेटर लोकेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ये देखना भाई, इन टर्म्स ऑफ के लिहाज से, इट्स वेरी नाइस फ्रेज टू मेंशन इन द मैप। कंपैरेटिवली बेटर लोकेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, पहुंच के लिहाज से, पहुंच के लिहाज से एक्सेसिबिलिटी किसके लिए देखना है? पहुंच सभी जगह पे रहने वाले लोगों के लिए देखनी है ना। एज, क्योंकि इट फॉल्स, जो टर्म मैंने आपको बताया था, वेल इन द सिटी सेंटर, क्योंकि कहां है भाई ये? शहर के बीचों बीच, जो सिटी सेंटर है, जो शहर का हार्ट है, उसके बिल्कुल बीच को बीच पड़ता है। while S1 lies out of the main या lies in the outskirts in northwest रीजन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इसमें दो बातें आ गई इस जनरल ओवरव्यू में, इस ओवरऑल में। एक तो दोनों की लोकेशन का जिक्र आ गया, जो कि ऑब्वियसली हमें रीडर को बताना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि डिस्क्रिप्शन में लिख के हमें रीडर को बताना है कि ये दोनों लोकेशन बेसिकली शहर में पड़ती कहां पे हैं। तो इसमें दोनों बातें आ गई। S2 कहां है? शहर के बीचों बीच। और S1 कहां है? जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में थोड़ा आउटस्कर्ट की तरफ है। क्लियर? और थोड़ा नजरिया भी आ गया कि S2 लोकेशन ज्यादा बेटर लग रही है क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है। क्लियर? अब हमें डेटा को डिवाइड करके दो मेन बॉडी पैरा बनाने हैं। अच्छा, डेटा को तुम किसके बेस पे डिवाइड कर सकते हो? डिपेंड करे ना कोई तो रीजन होगा ना कि किसी एक पैरा में वो क्यों लिख रहे हो और किसी दूसरे पैरा में कोई चीज क्यों लिख रहे हो। या तो आप ये कैटेगरी बना लो, ट्रैवल, आने जाने की सुविधा, पार्किंग। ऑब्वियसली लोग आएंगे गाड़ी से, अपनी से, या सड़क पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है उससे, या जो रेलवे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उससे। दूसरा, वहां आएंगे अपनी गाड़ी से
तो पार्किंग भी चाहिए होगी, ये भी चीज है। तीसरा डिस्टेंस, कहां से आएंगे, कुछ गांव दूर पड़ रहे हैं, आपने देखे किलोमीटर्स वहां पे, ठीक है ना, 25 किलोमीटर। और फिर हाउसिंग दूसरे छोर पे पड़ रही है शहर के, और सुपरमार्केट दूसरे छोर पे है। तो ये सारे फैक्टर, ये 2-3 फैक्टर मैंने आपको दे दिए। और कोई फैक्टर, और कोई फैक्टर आपका? काफी है, यही है मेन। और जो फैक्टर है वो भाई ऑब्वियसली जो आपका मेन टाउन सेंटर है, जो सिटी सेंटर है, यही फैक्टर वहां पे हम कंपेयर करेंगे कि वहां पार्किंग का या वहां पे ट्रैवल का कन्वीनियंस कितना है। समझ रहे हो? चलो लिखना शुरू करते हैं, उसी में क्लैरिटी आ जाएगी आपको। मैप को साथ के साथ देखते चलो। हमें जो भी लिखना है मैप की दी हुई जानकारी के हिसाब से लिखना है। अपनी तरफ से तो ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी ये मेंशन करनी है हमने, ठीक है। S2 is almost equidistant, ये एडजेक्टिव है। इक्विडिस्टेंस नाउन हो जाता, लेकिन यहां में एडजेक्टिव चाहिए। हाँ जी, ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है? लगभग बराबर दूरी पर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ नदर्न एंड सदर्न हाउसिंग एरियाज, फ्रॉम बोथ नदर्न एंड सदर्न हाउसिंग एरियाज। वो दोनों से तकरीबन बराबर दूरी पर, बीच में ही है ना एक तरह से। S2 उन दोनों के बीच में है, ठीक है। एक हाउसिंग एरिया ऊपर है, एक हाउसिंग एरिया नीचे है। which makes it convenient to reach for people living here, which, अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां भी आते हैं, देखो, which makes it convenient, जो इसे सुविधाजनक बना देता है, to reach, convenient to reach, किसके लिए? for people living here, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे? हाउसिंग एरिया में रह रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये आसान है, दोनों बराबर दूरी पर हैं, तो दोनों आसानी से वहां आ सकते हैं। तो इस सेंस में हमने S2 को कंपेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप S1 की बात करें तो S1 ऊपर के हाउसिंग एरिया के तो नजदीक है, लेकिन जो नीचे का हाउसिंग एरिया है उससे दूर पड़ता है। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट। अच्छा, नीचे जो 2 गांव हैं उनसे वो और दूर पड़ जाएगा फिर, समझ रहे हो? 25 किलोमीटर क्रैंसटन है और 16 किलोमीटर ब्रेंसडन है। सिर्फ वो किसके लिए सुविधाजनक पड़ेगा? हिंडन, जो ऊपर हिंडन विलेज है उसके लिए सुविधाजनक वो रहेगा। तो कम लोगों के लिए वो सुविधाजनक रहेगा और ज्यादा लोगों के लिए वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा। इसलिए हमने S2 को यहाँ पे थोड़ा आइडियल लोकेशन बताया, ज्यादातर जनता के एक्सेस करने के लिहाज से, ठीक है। बोथ साइड्स आर क्लोज टू, साइड्स आर क्लोज टू, देखो ये टर्म वहां लिखना भूल गया प्रेपोजिशन में, क्लोज टू, फार फ्रॉम, ये प्रेपोजिशंस हैं, ये क्लोज टू, फार फ्रॉम, आर क्लोज टू रेलवे विच रन्स, अब रेलवे बता रहे हैं कहां से कहां दौड़ती है या वो ट्रैक कहां से कहां, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। हाँ जी, सही है, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ठीक है। तो वहां से वहां रन करता है या वहां से वहां कनेक्ट करता है शहर को। However, S2 is more suitable for the population
is more suitable for the population of Cranston. अब क्रेंसडन यहाँ पे हम अलग अलग जानकारी लिखे ना सेंटेंसेस में, तो काफी लंबा सेंटेंस बनाना पड़ जाएगा, उसको ब्रैकेट में दे देते हैं जानकारी को। हमें तो रिपोर्ट में जानकारी प्रिवेल करनी है, कुछ जानकारी को आप ब्रैकेट के जरिए भी प्रिवेल कर सकते हैं। तो क्रेंसडन की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 29,000, तो ये ब्रैकेट में आ गई। सिचुएटेड 25 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट एंड, जब ऐसे लिखते हो ना साउथ ईस्ट तो बीच में एक डैश लगा दिया करो, एंड ब्रैंसडन विलेज, इसकी भी पॉपुलेशन दे दो ब्रैकेट में। कितना है? 15,000। situated 60 kilometer in the southwest direction. Situated 16 kilometer in the southwest direction. और क्यों? उनके लिए क्यों अच्छा रहेगा? As, क्योंकि they are well connected to the city through, किसके जरिए? थ्रू वर्ड भूल गया मैं उस टाइम, प्रेपोजिशन में लिखना, थ्रू मेन रोड्स। थ्रू लिख सकते हो, वाया लिख सकते हो, थ्रू के जरिए मेन रोड्स। ये क्लियर हुआ यहां तक? आगे देखो, एक्सेसिंग, स्पेलिंग एक्सेस, S1 will be more time consuming. S1 को एक्सेस करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग फॉर द inhabitants of Cranston and Branston, of Cranston and Branston, क्योंकि उन्हें एक तरह से पूरा शहर पार करके उस एरिया में आना पड़ेगा। ओके, इवन यहां तक कि इवन 10,000 रेजिडेंट्स of Hindon village can access, of Hindon village can access as to conveniently as it is only 12 kilometer away in northwest. As to conveniently as it is only 12 kilometer away in the northwest. सही है? सबसे कम डिस्टेंस किसका था? हिंडन का ही था ऊपर की तरफ, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आ जाएंगे वो वहां पे, और उसकी पॉपुलेशन भी सबसे कम है, और नीचे जो है इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो ये S2 पे इनको आना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब ये वाले फैक्टर तो हो गए, अब बचा सिर्फ एक फैक्टर कि जब वहाँ आ जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचना और वहाँ पे अपनी पार्किंग करना गाड़ी की,
तो उसका हमें एस्पेक्ट एक बार देखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। द मेन एडवांटेज विद S1 इज, द मेन एडवांटेज विद S1 इज, जो साइट 1 है उसकी मेन एडवांटेज इज दैट इट इज लोकेटेड इन कंट्री साइड एरिया, इज दैट इट इज लोकेटेड इन countryside area, for this reason visitors might not have to face, visitors might not, मैं सीधा नहीं कह रहा विजिटर्स विल नॉट हैव टू, माइट नॉट मतलब संभावनाएं है कि माइट नॉट हैव टू फेस पार्किंग प्रॉब्लम। इन कॉन्ट्रास्ट, कब लिखते हैं इन कॉन्ट्रास्ट हम? जब उसके विपरीत। इन कॉन्ट्रास्ट S2 इज सिचुएटेड, यानी कि S2 की खामी है ये। S2 इज सिचुएटेड इन द टाउन सेंटर, विच इज अ नो ट्रैफिक जोन, नो ट्रैफिक जोन, जो कि एक नो ट्रैफिक जोन है, and is surrounded by industrial area, and is surrounded by, और ये पूरा surrounded by industrial area, therefore visiting here could be troublesome for car users, therefore visiting here कुड भी लिख रहा हूं मैं सीधा विल में बात नहीं कर रहा। कुड भी वर्ड देखो, ट्रबलसम क्या होता है? ट्रबलसम फॉर कार यूजर्स, कष्टकारी, प्रॉब्लमैटिक, यानी कि उसमें समस्या आएगी। सो सिर्फ एक ये डिसएडवांटेज या ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है S2 का, अदरवाइज डिस्टेंस के हिसाब से, शहर के बीचों बीच होने के हिसाब से, ठीक है ना, वो लोकेशन अप्रोप्रिएट थी। और सिर्फ एक एडवांटेज S1 का यही है कि वो कंट्री साइड में है, वहां पार्किंग की कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब जो तुम्हें देखनी है चीज, क्या हमने अपनी रिपोर्ट में तकरीबन वो सब चीजें मेंशन की हैं जो एक रीडर को पता लगनी चाहिए, जो मैप नहीं देखेगा। देखो रीडर मैप नहीं देखेगा, रीडर सिर्फ रिपोर्ट पढ़ेगा। तो क्या उसको रिपोर्ट पढ़ के सारी चीजों की लोकेशन, तीनों गांव, उनकी लोकेशन, वो कहां कहां पड़ते हैं, कितना किलोमीटर पड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ये बात समझ में आई। तीसरा, S1 S2 कहां पे पड़ते हैं, रेलवे कहां से कहां रन कर रही है, मेन रोड कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं, हाउसिंग कहां है, इंडस्ट्रीज कहां है, क्या नो ट्रैफिक जोन है, S2 के एडवांटेज क्या है, S1 के एडवांटेज क्या है, S2 के डिसएडवांटेज क्या है, S1 के डिसएडवांटेज क्या है, ये चीजें हमने पेश की। तो उसका कौन सा स्कोर मिलेगा? टास्क अचीवमेंट का स्कोर।
रेलवे रन तो बताया था ना, कहां से कहां कनेक्ट करती है रेलवे, भूल गए गौरव, समझ रहे हो? ठीक है, ग्रामर बिल्कुल बढ़िया होगी। एक्टिव पैसिव इज सराउंडेड बाय, कनेक्ट्स, रन्स फ्रॉम डैश टू डैश, तो GRA का स्कोर मिलेगा। अच्छी अच्छी वोकैब यूज की, सराउंडेड बाय, एक्सेसिबिलिटी, इक्विडिस्टेंट, ट्रबलसम, ओनली डिसएडवांटेज, कन्वीनियंट, तो वोकैब का स्कोर मिले। इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। बच कौन सा गया? कोहेरेंस कोहेशन। तो क्या हम सिस्टम से चले? हमने ये ऐसे तो नहीं लिखा ना कोई भी लाइन कहीं भी, जहां मन किया बस वहीं। रेलवे की बात करते करते एकदम से कोई दूसरे ट्रैक पे आ गए, फिर नो ट्रैफिक जोन लिख दिया, फिर कुछ पार्किंग लिख दिया। नहीं, एक सिस्टम से के हिसाब से आगे बढ़े हैं हम। हमें पता था हम मेन बॉडी 1 में क्या लिख रहे हैं और मेन बॉडी 2 में क्या लिख रहे हैं, समझ गए? मेन बॉडी 1 में हमने एक तरह से S2 क्यों बढ़िया है ये बताया, और S1 क्यों बढ़िया नहीं है या क्यों सुटेबल नहीं है ये बताया, और मेन बॉडी 2 में S1 की क्या एक पॉजिटिव चीज है और S2 की क्या एक नेगेटिव चीज है। तो एक कोहेरेंस कोएफिशिएंट इससे आपको स्कोर मिलेगा, और ये 4 स्कोर मिले, बल्ले बल्ले बन गई बात, समझो। ओके, सो दैट्स इट इन दिस मैप रिपोर्ट टुडे।